हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपके जो पशु हैं, दूध देने वाले जो पशु हैं, उनमें कौन सी दवाइयों का प्रयोग आप अपने पशु में नहीं करवाना चाहिए। क्योंकि जो दूध देने वाली जो गाय भैंस है या जो छोटे एनिमल्स हैं, यदि आप उन पशुओं को यदि इस तरह की यदि दवाइयाँ दे देते हैं तो उन पशुओं में, या जो बच्चा देने वाली जो गाय भैंस हैं, यदि आप उनको इस तरह की कोई भी मेडिसिन या दवा, टेबलेट, इंजेक्शन या लिक्विड यदि आप अपने पशुओं को देते हैं तो उसमें आपके पशुओं को ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। तो कौन सी नहीं देनी चाहिए, इसके बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। यदि वीडियो पूरी देख ली तो आज आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा कि कौन सी दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी यदि आपका पशु है, यदि दूध दे रहा है तो उसमें कई ऐसी एंटीबायोटिक होती हैं, उन एंटीबायोटिक का प्रयोग आप अपने पशुओं में बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहिए। क्योंकि उससे क्या है कि आपके पशु में दूध में तो दिक्कत आती है, दूध में आपके पशु का गिरावट आती है। जब आप उस पशु का जो दूध पीते हैं तो उसमें आपको भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए जो मेन एंटीबायोटिक है, देखो सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ जिस प्रकार से ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक आती है। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक, वैसे यदि आप जो दूध देने वाली जो गाय भैंस है या भेड़ बकरियां हैं, उनको यदि आप देते हैं तो उसमें आपके पशु का एक तो दूध तो डाउन होता ही होता है, साथ साथ यदि आप जो इनका दूध पीते हैं तो उसमें दूध में भी कई दिक्कत आपको भी होने वाली होती है। क्योंकि ये एंटीबायोटिक है, ये दूध से इतनी जल्दी बाहर नहीं जाती है। तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक आती है, इस एंटीबायोटिक का प्रयोग जहाँ तक हो सकता है आप दूध देने वाले पशु हैं या आपके जो बच्चा देने वाली है, जो प्रेग्नेंट है, उन पशुओं को, दोनों को ही आप इस एंटीबायोटिक का प्रयोग आप अपने पशुओं में नहीं करवाना चाहिए। नॉन प्रेग्नेंट है या अदर है तो आप इस एंटीबायोटिक का प्रयोग करवा सकते हैं। वैसे और यदि आपके पास कोई और एंटीबायोटिक नहीं है तो इस एंटीबायोटिक को यदि आप लगा भी देते हैं तो क्या देना चाहिए वह भी मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह से यदि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक की जो टेबलेट आती हैं उसका भी प्रयोग, या लिक्विड आते हैं उसका भी प्रयोग, या पाउडर आता है उसका भी प्रयोग नहीं करवाना चाहिए जहाँ तक हो सकता है पशुओं में। क्योंकि उसमें आपके पशु में दूध में ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। और बच्चा देने वाली गाय भैंस को इसी प्रकार से एंड्रोफ्लोक्सासिन जो एंटीबायोटिक आती है, एंड्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक के इंजेक्शन का भी प्रयोग आप अपने पशुओं में नहीं करवाना चाहिए, दूध देने वाली जो गाय भैंस हैं। और यदि आपके जो बच्चा देने वाली गाय भैंस हैं उसको भी नहीं करवाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जो एंड्रोफ्लोक्सासिन जो एंटीबायोटिक होती है वो यदि प्रेग्नेंट पशु को यदि लगा दी जाती है लास्ट स्टेज में या अदर में, तो उसमें क्या होता है कि आपके पशुओं में बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल सकती है। जब आपका पशु ब्याने के बाद कई बार आपका पशु बैठ भी जाता है एंड्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक की वजह से, यदि पशुओं में लगा दी तो उसमें क्या है कि, और रही बात जो उसमें बच्चा जो पनपता है तो उस बच्चे में भी साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। उसमें कई बार पैरालिसिस की भी शिकायत हो सकती है, बच्चा खड़ा नहीं हो पाता है, जन्म के साथ जन्मजात कई विकृतियाँ भी आपके पशु में आ जाती हैं। तो एंड्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक भी है, वो भी आप उसका, जैसे बोलस आती हैं या लिक्विड आते हैं, वह भी आप उस पशु को जहाँ तक हो सकता है आप उससे बचना चाहिए। रही बात प्रेग्नेंट को तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसके अंतर्गत कई दिक्कत पशु में देखी गई हैं। तो इसलिए आप यदि आपका पशु बैठ भी जाता है तो उसमें बहुत इस तरह की मेडिसिन लगती हैं और उसके बाद में पशु खड़ा होने में भी बहुत ज़्यादा समय लगता है। कई बार पशु खड़ा भी नहीं हो पाता है, इस तरह की दिक्कत भी देखी हुई है एंड्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक जब प्रेग्नेंट पशुओं को लग जाती हैं तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, इस एंटीबायोटिक का भी प्रयोग उन पशुओं में नहीं करवाना है। इसी तरह से जिस प्रकार से जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक है, जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक का भी प्रयोग आप अपने पशुओं में, यदि जो प्रेग्नेंट है उन पशुओं में नहीं करवाना चाहिए। उसके जिस प्रकार से कोई इंजेक्शन आते हैं तो उन इंजेक्शनों का प्रयोग आप बिल्कुल भी उन पशुओं को न लगवाएं। इस बात का आपको ज़रूर, ये दूध देने वाले पशुओं को भी है और प्रेग्नेंट पशुओं को भी है। अब इस तरह की भी कमेंट कर सकते हैं कि सर हम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, एंड्रोफ्लोक्सासिन, जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक हम प्रेग्नेंट पशुओं को हम उपयोग में लेते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती। एक और बताना चाहता हूँ कि दिक्कत तो नहीं होती, लेकिन दिक्कत ज़रूर होती है उन पशुओं में। आप यदि उनकी हिस्ट्री यदि सही रखेंगे तो हो सकता है कि आप उन पशुओं को यदि देखेंगे तो ब्याने के बाद में उसमें दिक्कत हो सकती है, या जो दूध देने वाली गाय भैंस है उनको तो दिक्कत होती है। तो यदि हिस्ट्री यदि आप सही रखेंगे
तो पता लगेगा कि आपको जो ये इंजेक्शन यदि आपने लगाए हैं उन इंजेक्शनों का आपके पशु में क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। और वैसे भी जो ये तीनों एंटीबायोटिक हैं, ये एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा चलन में आती हैं, तो अदर यदि आप उन्हें एंटीबायोटिक का प्रयोग यदि पशु में करवाते भी हैं तो आप उनके साथ क्या है कि जिस प्रकार से एनर्जी बूस्टर जो पशुओं को आते हैं वह उन पशुओं को ज़रूर दे सकते हैं। यदि आपके पास कोई एंटीबायोटिक नहीं है, यदि आप वहाँ पर लगा दी तो आप एनर्जी बूस्टर के तौर पर आप कोई भी जिस प्रकार से एनर्डाइना आती है, एनाबोलाइट आती है, एनर्बूस्ट आती हैं, इस तरह की कई इस प्रकार की कंपनियां की बोविचार्ज आती है, कई एनर्जी बूस्टर जो पशुओं को आते हैं वह 200-200 ml लगातार आप 5 दिन उस पशु का स्टार्ट कर दें। आप लिख करके भी दे सकते हैं कि जो एंटीबायोटिक लगाती है तो आप उस पशु को, ताकि उस पशु में किसी भी तरह की कोई भी एनर्जी से संबंधित आपके पशु में कोई दिक्कत न हो। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अब रही बात कि जो यदि आपका पशु दूध देने वाला है या जो इस तरह की दिक्कत है, तो कौन सा इंजेक्शन यदि आप अपने पशुओं को लगा देते हैं तो आपके पशु में कोई जो इस तरह की साइड इफ़ेक्ट आपके पशु में देखने को नहीं मिलेंगे। यदि उसके बारे में भी यदि आपको वीडियो चाहिए तो आप नीचे जाके कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं आपके लिए उनके बारे में भी वीडियो ला करके दूंगा। एक और बताना चाहता हूं कि तीनों जो एंटीबायोटिक होती है बहुत ही ज़्यादा चलन वाली एंटीबायोटिक हैं, जो कि हर जो वेटरनेरियन है, प्रैक्टिशनर है, उसके बैग के अंदर तीनों एंटीबायोटिक में से कोई सी ना कोई सी एक एंटीबायोटिक उसके बैग में ज़रूर उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन यदि आप लगा भी देते हैं तो इन एंटीबायोटिक का प्रयोग लंबे समय तक भी आप इनका प्रयोग न करें जहाँ तक। और रही बात प्रेग्नेंट पशु को, तो आप इन एंटीबायोटिक का प्रयोग ना ही करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वरना आपके पशु में जो बनने वाला जो प्लेसेंट है वो उन पशुओं का पूरा नहीं बन पाता है, कई बार अंदर से टूट भी जाता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। उसकी वजह से कई बार आपके पशु में देखा होगा कि यदि इस तरह की जो एंटीबायोटिक लगा देते हैं तो कई पशु में बाद में जेर डालने में या दर या जो गल जाती है या अंदर सड़ जाती हैं, तो इस तरह की दिक्कत भी उन पशु में देखने को मिल सकती हैं। तो देखो, जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको सही, सटीक, सरल भाषा में समझाने की पूरी कोशिश की है और जो जानकारी दी है वो एकदम सही दी है। यदि आप प्रयोग करते हैं वो आपकी जिम्मेदारी है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, लेकिन जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको मेरे अनुसार जो फील्ड के अंदर उपयोग में लिया है उसके अनुसार आपको ये बताया गया है। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिख सकते हैं और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और जितने वेटरनरी असिस्टेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कर दें। और जो मेरे नए चैनल हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यदि वहाँ पर यदि आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और यदि इस चैनल को भी यदि आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जो नए जुड़े तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर भी बहुत ही अच्छी और सही सटीक जानकारी के साथ आपको समय समय पर ऐसे ही वीडियो मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।